नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में आईएनए मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में दिल्ली सरकार द्वारा फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को मार्केट में पावर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चयनित स्थान का तुरंत निरीक्षण करने और 1 महीने के भीतर सभी कश्मीरी पंडितों की दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे। पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या को साझा करते हुए बताया था कि आईएनए मार्केट में कश्मीरी पंडितों की 100 से अधिक दुकानें हैं, जिन्हें साल दर साल विभिन्न निर्माण गतिविधियों के कारण शिफ्ट करना पड़ा। इन दुकानों में वर्तमान में बिजली का कोई स्थायी समाधान न होने के कारण दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सदैव कश्मीरी पंडितों के हित में खड़ी हुई है। हमने कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने की बजाय हमेशा उनकी तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली सरकार के द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, उनकी बिजली की समस्या अब निपटाई जाएगी। किस तरह का ये फैसला है और कैसे ये फैसला लागू होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कश्मीरी पंडितों के लिए, जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार जो है फ्री बिजली कनेक्शन देने वाली है, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए सोचती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो उनकी समस्या थी कश्मीरी पंडितों की, जो दिल्ली के अंदर आईएनए मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुकानें करते हैं और लगभग 100 से ज्यादा दुकानें हैं, उसी को लेकर कश्मीरी पंडितों की एक संस्था थी जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पिछले कुछ दिनों के अंदर मुलाकात की गई थी, जिसके अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं, जो फिर कहें आईएनए मार्केटों के अंदर जो दुकानें हैं, उनको लेकर जो समस्या थी बिजली को लेकर, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से बातचीत की और अपनी समस्याएं रखी। और दिल्ली सरकार ने उन्हें विश्वास भी दिलाया था कि आने वाले दिनों के अंदर ही उनका इस परेशानी का जो समाधान है वो करवाया जाएगा। और जिस तरीके से अब बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की, तो उन्होंने भी बिल्कुल बैठक की और बैठक के अंदर यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से फ्री बिजली कनेक्शन देने की बात की गई है, पावर कह सकते हैं ट्रांसफार्मर लगाने की बात की गई है, यहाँ तक कि जो सौरभ भारद्वाज थे वो भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली सरकार से संपर्क में थे। लगातार कोशिश की जा रही थी कि कश्मीरी जो पंडित है जो दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। मगर दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं फ्री बिजली को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आती है। और अब फ्री बिजली कनेक्शन कश्मीरी पंडितों को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीति फिर गर्मा सकती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है जिस तरीके से प्रयास कर रही है, उससे तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि लगभग ऐसी कितनी दुकानें हैं जो कश्मीरी पंडितों की हैं और क्या सभी दुकानों को एक जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें आईएनए मार्केट की, तो आईएनए मार्केट के अंदर लगभग छोटी छोटी लगभग कह सकते हैं 100 से ज्यादा दुकानें हैं, यानी कि हम्म। लगभग कैसे 120 के आसपास दुकानें हैं। और जिसके अंदर कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक ही जैसी परेशानियां हैं, क्योंकि बिजली कनेक्शन लगता है लगभग इतनी भरपूर मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर कहें एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, एक दूसरे से बिजली उधार ली जाती है। और इस तरीके की परेशानियां जो है वो लगातार इस मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर बात करें जो कश्मीरी पंडित हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि उनके जो बिजली कनेक्शन है वो दिल्ली सरकार लगाए, या फिर उनका जो चार्जिंग है वो देने को तैयार थे। मगर दिल्ली सरकार ने अब बिल्कुल उनके लिए कदम उठाया गया है और यहाँ तक कि फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की जो दुकानें हैं या फिर कहीं जो उनका रोजी रोजगार है
वो कहीं न कहीं सामान्य रूप पे चलता हुआ नज़र आएगा और जो उनकी परेशानियाँ थी बिजली को लेकर यानी कि बिजली उनको पास लगातार कहीं न कहीं उसके लेकर परेशानियाँ भी देखने को मिल रही थी, वो परेशानी अब दूर होती नज़र आएगी और जिस तरीके से फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात की जा रही है क्योंकि पहले बिजली कनेक्शन का जो चार्जिंग लिया जाता था, वो अब उनसे नहीं वसूल किया जाएगा और बिजली चार्जिंग कितना होगा महीने का वो भाई बाद में डिसाइड होगा। मगर यहाँ पर जो उनकी परेशानियाँ हैं, वो ज़रूर दिल्ली सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है और इसके लेकर 1 महीने के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, उनके अंदर बिजली की जो कनेक्शन है, वो लगाया जा सके। जी। राजीव, पावर ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही जा रही है, तो उसके लिए जगह का निर्धारण से लेकर तमाम चीज़ें देखनी होंगी। तो ये प्रक्रिया जो है क्या काफ़ी लंबी खिंचेगी या फिर सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये समस्या जो थी वो कश्मीरी पंडितों की बात करें या आईएनए मार्केट की बात करें तो आईएनए मार्केट की तरफ से ये समस्या जो थी वो लगातार दिल्ली सरकार से कहीं न कहीं गुहार लगाई जा रही थी और जिस तरीके से हम्म। कश्मीरी पंडितों के एक संस्था ने जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पिछले कुछ दिनों में बातचीत की थी, अपनी परेशानियाँ रखी थी और अरविंद केजरीवाल ने विश्वास भी दिलाया था कि लगभग कुछ ही दिनों के अंदर इस परेशानी को दूर कर लिया जाएगा। और हम्म। अब जिस तरीके से घोषणा की जा रही है कि 1 महीने के अंदर पावर प्लांट लगाने के साथ-साथ बिजली के जो कनेक्शन हैं, वो सभी दुकानों के अंदर लगाए जाएँगे। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी दुकानदार जो उनसे बिजली कनेक्शन चाहता है, तो उसको फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जितने भी दुकानदार थे, वो कहीं न कहीं इसी परेशानी को लेकर कहीं न कहीं सामने नज़र आते थे। लगातार ये भी ब दिक्कतें आती थी कि बिजली कनेक्शन नहीं है या फिर कहें उनके जो ग्राहक हैं, वो बिजली की वजह से कहीं न कहीं उनके पास नहीं आ पाते हैं। तो ये तमाम जो परेशानियाँ थी, वो दिल्ली सरकार जो है अब दूर करने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं न कहीं भाजपा भी इसी मुद्दे को लेकर बिजली कनेक्शन जो दिया जा रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं घेरने की कोशिश की जा सकती है और यहाँ तक कि जो फ्री बिजली अभी तक जो 200 यूनिट आम जनता तक उपलब्ध कराई जाती है, वो भी कहीं न कहीं स्कीम खत्म होने वाली है। तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी कहीं न कहीं भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा, क्या कश्मीरी पंडितों को 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार बिजली कनेक्शन दे पाएगी या फिर उसमें ज़्यादा समय लगेगा? मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर इस परेशानी को दूर कर लिया जाएगा। जी। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए किस तरह के फैसले लिए हैं दिल्ली सरकार ने? क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने कश्मीरी पंडितों पर कभी राजनीति नहीं की, हम सिर्फ उनके हितों के लिए फैसले लेते हैं। इस फैसले के अलावा कौन-कौन से ऐसे फैसले रहे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा और खुद मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों पर राजनीति नहीं चाहते हैं, राजनीति नहीं करेंगे और इसी को लेकर जिस तरीके से उनके लिए जो प्रयास है, वो लगातार दिल्ली सरकार कोशिश करती नज़र आ रही है उसमें। मगर जिस तरीके से परेशानी को कुछ दिनों के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है आईएनए मार्केट के द्वारा और कहीं न कहीं वो मार्केट की जो संस्था थी, वो जिस तरीके से दिल्ली सरकार से मिली थी किसके बिजली कनेक्शन को लेकर या फिर कहें पानी के कनेक्शन को लेकर, हम्म। पानी का कनेक्शन भी अब यहाँ पर दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। इसीलिए इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड से भी बोल दिया गया है और पीडब्ल्यूडी से भी कहीं न कहीं उनके जो अधिकारी हैं उनसे भी बोला गया है ताकि किसी भी चीज़ की यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की जो दुकानें हैं या फिर कश्मीरी पंडितों के जो लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चाहे वो बिजली को लेकर हो या फिर पानी को लेकर हो या फिर पीडब्ल्यूडी को लेकर हो, तमाम सुविधाओं के लिए ये दिल्ली सरकार बातें ठीक प्रयास है करती नज़र आ रही राजीव, है, देखना लेकिन ये होगा। फ्री में बिजली देना और इससे सरकार को घाटा हो रहा है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन फ्री बिजली और फ्री पानी का जो ये शगुफा छोड़ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कब तक चल पाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि बिजली संकट पैदा हो गया। उसके अलावा खुद आए थे अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने और उन्होंने बोला था कि सब्सिडी छोड़ें और तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। तो ये फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा कब तक मुहैया करा पाएगी सरकार? इससे राजस्व को घाटा देखिए, होता बिल्कुल है। सही देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें कोयला संकट की वजह से कहीं न कहीं बिजली संकट बनता हुआ नज़र आ रहा था और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार भी कहीं न कहीं जनता से अपील कर रही थी कि सब्सिडी जो बिजली के ऊपर दी जाती है उसको छोड़े और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जो फ्री की जो 200 यूनिट जो दी जाती है वो भी कहीं न कहीं खत्म की जाएगी। उसके लिए भी कहीं न कहीं सर्वे कराया जाएगा कि जिनको ज़रूरत है सिर्फ़ उन्हीं हम्म। को उपलब्ध कराई जाएगी। मगर जो फ्री की जो स्कीम है, लगातार इसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर हावी रही है और लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को भी घेरा जाता था। मगर यहाँ पर बिजली फ्री नहीं देने की बात की जा रही है, सिर्फ बिजली कनेक्शन जो है यानी कि स्टार्टिंग जो मीटर चार्जिंग जो होता है, वो फ्री देने की बात की जा रही है। मगर महीने का जो बिजली चार्जिंग होगा, वो कितना लिया जाएगा यानी कितने रुपए यूनिट के हिसाब से उनसे वसूल किया जाएगा, ये दिल्ली सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। हम्म। सिर्फ जो मीटर कनेक्शन है या फिर कहें जो चार्जिंग है,
वो ही शुरुआत की जो है वो फ्री देने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर इस तरीके की सुविधा से कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो है वो काफी संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से उनको पानी की समस्या थी वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की बात करें या फिर दिल्ली की और लोगों की बात करें, उनको जरूर फायदा हुआ। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बिजली कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं घाटे में चलती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए दिल्ली सरकार जो है वो सब्सिडी खत्म करने के लिए प्रयास भी करती हुई नजर आ रही है। मगर देखना होगा क्या बिजली कनेक्शन जो दिया जा रहा है उसके बाद में चार्जिंग कितना लिया जाता है, ताकि कश्मीरी पंडितों के लिए नॉर्मल चार्जिंग रखा जाएगा या फिर एक्स्ट्रा जी कुछ जी, चार्जिंग बढ़ाई जाएगी। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबर की ओर। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी दौरान बुधवार यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। 25 मार्च 2020 को श्री राम लला को टेंट से निकालकर मानस मंदिर में स्थापित करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या में श्री राम के गर्भगृह के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। वह अयोध्या में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। अयोध्या में बुधवार से गर्भगृह के निर्माण के साथ नवयुग का भी आरंभ होगा। यहां पर श्री राम का जो गर्भगृह लंबे समय तक रहा है और विवाद का पर्याय बना रहा है, उसको लेकर अब ये अच्छी खबर आ रही है कि बेहद भव्य और दिव्य आकार ये गर्भगृह लेने वाला है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत बुधवार को हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य गर्भगृह के निर्माण से पहले यहां पूजन करेंगे। यह गर्भगृह अति भव्य स्थापत्य के पर्याय राम मंदिर के गरिमा के अनुरूप होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में करीब 3 घंटे के प्रवास पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रामलला सदन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। इस समारोह के बाद इनका करीब 12:30 बजे लखनऊ वापसी का कार्यक्रम है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है, किस तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, कितनी देर का उनका प्रवास है, तमाम जानकारी। देखिए पल्लवी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है, रामलला का जो मंदिर है, वो प्रगति पर उसका काम चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और जहां पर वह प्रभु श्री राम की अयोध्या में भव्य निर्माण जो प्रगति चल रहा है, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। और ये कहीं ना कहीं गर्भगृह जिसमें रामलला या प्रभु श्री राम जाएंगे, उसकी कहीं ना कहीं उसका शुभारंभ किया जाएगा। और आज
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो श्री रामलला के टेंट से निकलकर मानस मंदिर में स्थापित करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करने के साथ वहाँ अयोध्या के लगभग 3 घंटे के आसपास वहां पर रहेंगे। 3 घंटे समय बिताया जाएगा, जहां पर गर्भगृह का उद्घाटन करेंगे, चीजों का निरीक्षण करने के साथ ही साथ उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। और कहा जा सकता है कि भव्य गर्भगृह के निर्माण से पहले वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करने के बाद गर्भगृह का काम शुरू किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अति भव्य स्थापित रूप से राम मंदिर के जो गरिमा के रूप में होगा, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की शुरुआत करेंगे और डिप्टी सीएम में उनके साथ रहेंगे। और कहा जा सकता है कि पूजा अर्चना के बाद लगभग वो 9:15 पर हेलीपैड सुबह पहुंचेंगे। आज कहीं ना कहीं वहां पर जो रामकथा पार्क है वहां पहुंचेंगे और उसके बाद दर्शन करने के उपरांत हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, दर्शन करेंगे वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम। वहीं रामलला दर्शन करने के बाद गर्भगृह का शुभारंभ करने जाएंगे और लगभग रात में वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 8:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पे उतरेगा और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका कहीं ना कहीं वो निरीक्षण करने के साथ साथ 12:30 बजे वो वापसी होंगे। तो ये कहा जा सकता है प्रभु श्री राम की जो बात है वो जो गर्भगृह है उसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के, और वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें रामलला गर्भगृह में स्थापित होंगे और कहीं ना कहीं जो मंदिर है वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो गर्भगृह है उसका निर्माण किया जा रहा है और गर्भगृह की पहली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा जाएगा और मकराना मार्बल है उसको कहीं ना कहीं उसको रखा जाएगा और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ उस शिला जो पट है वो और जो पत्थर है वहां जो रखा जाएगा उनका शुभारंभ करेंगे और वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। जितेंद्र, अभी क्या प्रगति पर है कार्य? अगर राम मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति के बारे में हम बात करें तो कहाँ तक ये काम पहुंचा है और अभी कोई डेट फाइनल हो पाई है कि कब तक मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों के दर्शन के लिए खुल पाएगा? देखिए, फाइनल की बात की जाए तो बहुत ही तेजी से सरकार भी सहयोग कर रही है और जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं वो भी पूरी तरह से तेजी से काम किया जाए। हालांकि एक निश्चित समय नहीं दिया गया है कि राम मंदिर कब तक, ये माना जा रहा है कि 2022 का कहा है, लेकिन वो आगे जल्दी ही तैयार होगा। और लगभग बात की जाए तो ये जो गर्भगृह का आज जो शिलान्यास होगा, जो पत्थर रखा जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे, जो पहली पत्थर जो वहां पर रखा जाएगा उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा और कहीं ना कहीं लाइव प्रसारण के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि प्रभु श्री राम का जो गर्भगृह है जिसमें रामलला जाएंगे उसके वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होने जा रही है। और बात जाए कि 8 से 9 लाख क्यूब बालुआ पत्थर भी लगेगा और लगभग 6,37,000 क्यूब मैट्रिक ग्रेनाइट और क्यूब लगेंगे, जिसमें नक्काशीदार जो पत्थर होंगे वो भी लगाए जाएंगे। और लगभग कहा जा सकता है कि 13,300 क्यूब जो पत्थर है जो प्रभु श्री राम के गर्भगृह में लगेगा वो लगाया जाएगा। और जिसके बाद वहां पर जो गर्भगृह का काम शुरू हो जाएगा तो परिक्रमा पथ का भी वहां पर शुरुआत होगी और जो क्योंकि गर्भगृह के साथ जो परिक्रमा की जाएगी रामलला की उसकी भी पथ की शुरुआत की जाएगी। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार ये चाहती कि जल्द से जल्द चलाया जाए और सरकार बराबर अयोध्या के लिए बजट भी लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने जाते हैं, डिप्टी सीएम जाते हैं। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और जहां प्रभु श्री राम जाने हैं उस गर्भगृह की कहा सकता है पहला पत्थर रखा जाएगा और उसकी शुरुआत हो जाएगी इसके बाद गर्भगृह का, क्योंकि लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि गर्भगृह कब बनना शुरू होगी। पूरा चारों तरफ बनाने के बाद अब गर्भगृह की शुरुआत की जा रही है जिसमें रामलला वहां पर उपस्थापित होंगे। जितेंद्र, जब इलेक्शन का समय था तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि हमारे खुद के विधायक इतने हमारे इलाके में नहीं आते हैं जितना सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आते हैं। खासकर योगी आदित्यनाथ अक्सर वहाँ पर जाते हैं और दौरा करते हैं। क्या अभी भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं? क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो गया, अच्छी खासी सीटें अभी बीजेपी के पक्ष में आई हैं, विधायक अब एक्टिव हुए हैं या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुखिया जब, क्योंकि रामलला का जुड़ाव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जुड़ाव एक अटूट ये कह सकते हैं कि वो जुड़ाव है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि सपना भी था कि रामलला को बना, कई नेताओं ने इस पे लगातार ये कहा था कि राम मंदिर हम बीजेपी बनाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब इसका काम शुरू हुआ, जो पक्ष में फैसला आया, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका सौभाग्य मिला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या जो निरीक्षण कार्य है वो कर रहे हैं और विधायकों की
जो शिकायत थी, जो शिकायत की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंची है। और जाहिर सी बात है, आज मुखिया पहुंचेंगे तो विधायकगण भी वहां पहुंचेंगे। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसान संगठनों के साथ बैठक करने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि 5 किसान संगठनों के साथ बैठक हुई, जिसमें चर्चा की गई है कि हम वृक्ष लगाने की मुहिम की शुरुआत करेंगे और 5 अगस्त को गुरुद्वारा साहिब के सामने रैली की जाएगी, जिसमें नहरी पानी किसानी क्षेत्र के लिए मांग की जाएगी। बलबीर सिंह राजेवाल ने अपनी बात जारी रखते हुए एसकेएम की तरफ से पैसे की अदायगी के लगाए जा रहे आरोपों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो लोगों को उस समय भी कहा था कि किसी तरह का कोई भी फंड संगठन को ना दें, बल्कि अगर वह कोई चीज देना चाहता है तो वह खरीद करके आंदोलन के बीच अपना सहयोग दें। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी का आंकड़ा है कि किसके पास कितना फंड उस समय का पड़ा हुआ है। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਉਹ डिफॉल्टर हो गए। उन्होंने डिफॉल्टिंग अमाउंट का जो पैनल। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने अपने संगठन के साथ बैठक की है, इस बैठक में किस तरह के फैसले लिए गए हैं? जी, पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने से उनका संगठन नहीं था, उनके साथ 5 और अन्य किसान जथेबंदी थी, उनकी तरफ से पहले कल मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद अब आगे निर्णय लिए गए हैं कि 5 अगस्त तक सीधे तौर पर उनकी तरफ से पूरे पंजाब में पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी एकदम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पंजाब में बिजाई का सीजन शुरू हो जाएगा और इसमें पानी और वातावरण दोनों की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इसके लिए जो 5 किसान जथेबंदी है बलबीर सिंह राजेवाल के साथ,
उनकी तरफ से एक मुहिम शुरू की जा रही है कि पूरे पंजाब में अलग-अलग जगह जाके पेड़ लगाए जाएंगे, जहाँ पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि पेड़ लगाने से उनको एक बड़ा समर्थन मिलेगा कि जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे बारिश बढ़ेगी और उतनी ज्यादा ग्राउंड रिटेंशन बढ़ेगी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो ये एक मुहिम उनकी तरफ से शुरू की गई है। उसके बाद ये सारा सिलसिला 5 अगस्त तक चलेगा। 5 अगस्त में गुरुद्वारा राम साहिब जो मौली है वहां पर एक रैली की जाएगी और सरकार को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और मेमोरेंडम किस बात का है? वो उस बात का है कि जो पंजाब का पानी है पहले पंजाब के किसानों को दिया जाए। तो इस सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं कि लगातार जो पंजाब का पानी, जो पंजाब से दूसरे स्टेट को पानी जाता है वो तो फिक्स्ड अमाउंट में चला जाता है, कि जो रिटर्न में है कि जिसको जितने क्यूबिक के कितने लाख लीटर पानी जाना वो एग्जैक्टली उतना चला जाता है। पर सवाल ये है कि क्योंकि पंजाब का खुद का पानी लगातार कम हो रहा है, तो अगर हम बाहर जो दूसरे स्टेट को जितना पानी हो पूरा पानी जा रहा है, तो जो पंजाब के खुद के यूटिलाइजेशन के लिए वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है लगातार। और इसके लिए उन्होंने 2 अलग-अलग डिमांडें की हैं। सबसे पहली डिमांड तरफ से की है कि एक सर्वे किया जाए कि जो जितना पानी है उसका सर्वे किया जाए कि कितना पानी पंजाब के पास है या कितना एनुअली होता है। क्योंकि जो आखिरी सर्वे है वो बहुत पहले हुआ था और उसके बाद से कोई सर्वे नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो सर्वे होता है तो एग्जैक्ट रियलिटी पता चल जाएगी कितना पानी एक्चुअल में पंजाब के पास है और एक्चुअल में हम कितना दे सकते हैं। उन सब चीजों के ऊपर छानबीन की जाएगी। इसको लेके बाकायदा मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि अब पानी की समस्या धीरे-धीरे एक बड़ी विशाल समस्या बनती जा रही है और इसको लगातार सरकार भी टैकल करने की कोशिश कर रही है। तो अब खुद किसान भी अब इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको लेकर पहले जहाँ पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बाद दूसरा ये होगा कि लोगों से बात की जाएगी, अलग-अलग सरकारों से कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी और खुद किसानों अपने भाईचारे को भी अवेयर करते हुए नजर आएंगे। जी, पल्लवी। रैली निकालने की भी बात कही जा रही है, किस तरह की ये रैली होगी और किस वजह से ये रैली निकाली जानी है अमित? हाँ, देखिए पल्लवी, सीधे तौर पे जो पानी है, अगर हम बात करेंगे, जैसे लगातार एक मुद्दा उठ रहा है जिसके लिए अलग-अलग स्टेप उठाए जा रहे हैं। पंजाब का पानी का स्तर जी लगातार जी। गिर रहा है। सरकार की तरफ से अलग-अलग इनिशिएटिव लिए गए। सबसे सीधा इनिशिएटिव हम सीधी बजाई देख सकते हैं, जिसमें बाकायदा किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जा रहा है। ये स्टेप इसलिए उठाया जा रहा है, ये स्टेप इसलिए कि पंजाब का पानी का लेवल गिर रहा है। जो पंजाब के पास अवेलेबल पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग स्टेप्स उठाने की जरूरत है। तो उसी में ही अगर हम कहें कि खुद किसानों को और अपने, अगर हम कहें कि सरकार से एक हेल्प के लिए हम कह सकते हैं कि रैली निकाली जा रही है कि सरकार को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस रैली के जरिए सरकार को मैसेज दिया जाएगा कि पंजाब का जो पानी है उसको दोबारा से अगर हमें क्वांटिफाई किया जाए, दोबारा से गणना की जाए कि पंजाब का एक्चुअल पानी कितना है। कि पंजाब के किसानों को सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा है, जो पंजाब के नहरी पानी का अधिकार पंजाब के किसानों को वो नहीं मिल रहा है, तो जो पानी मिलता है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इस चीज के लिए रैली निकाली जा रही है और सरकार से अपील की जा रही है कि जो एटलीस्ट हमारा हक बनता है हमें वो पानी जरूर दिया जाए। उसको लेकर सीधे तौर पे रैली निकाली जाएगी और सरकार को बकायदा मेमोरेंडम दिया जाएगा कि जो अगर आपने दूसरे स्टेट को पानी देना वो आप दें, क्योंकि वो उनका हक बनता है। पर जो हमारा हक है, जो पंजाब के खुद के लोगों का है, जो पंजाब के खुद के पानी के पंजाब के लोगों को है, वो तो एटलीस्ट पूरा दिया जाए। और अगर वो चीज पूरी नहीं है, क्योंकि पानी का तो पहले गणना कराई जाए कि पंजाब के पास पानी कितना अवेलेबल है। उसकी अगर एक बार बकायदा मार्किंग हो जाती है कि पंजाब में पहले कितना पानी आता है और अब कितना कम हो गया, अगर उसकी बकायदा सर्वे हो जाता है, पूरा डाटा कंपाइल हो जाता है, तो जो बाहर दूसरे स्टेट को पानी देना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के पास खुद का पानी कम है। तो इसलिए पंजाब के लोगों को उनका सफिशिएंट हक मिलता रहे, इसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। जी। एसकेएम की तरफ से पैसे अदायगी के जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर भी सफाई देते हुए बलवीर सिंह राजेवाल नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर पल्लवी खुद बलबीर सिंह राजेवाल ये बोलते हुए नजर आए कि बकायदा हर एक चीज डॉक्यूमेंट की गई है, हर एक जथेबंदियों को जो पैसे दिए गए उसका ऑन रिकॉर्ड है। इसके ऊपर बलबीर सिंह राजेवाल सीधे तौर पे बोलते हैं कि हमने ना किसी से कोई पैसा लिया, हमने बकायदा जो हमारे जथेबंदी से कॉन्टेक्ट में आ रहा था, हमने उनसे अपील की थी कि आप हमें पैसा ना दें, आप हमारे संगत के बीच में आए, जो सामान चाहिए आप लोगों से बात करें, वो सामान लेके खुद आए, ये डायरेक्ट अपील की गई थी। उसके बाद उनसे स्पष्टीकरण दिया गया कि स्टेजेस पे जो पक्का सामान लगा था, जो स्टेज का सामान है, वो अलग अलग जथेबंदियों में कैसे बंटा हुआ है, कि जो पैसे की करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए जो जब एक बार हम कहेंगे धरना समाप्त हुआ था या धरना स्थगित किया गया था, तो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए इन किसानों के पास थे और उनको बाकी सभी जथेबंदियों में इक्वली स्प्लिट किया गया था। अलग अलग बातें की गई, जैसे डलेवाल जी की जथेबंदी को 80 लाख, अन्य छोटी छोटी जथेबंदियों को किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख ऐसे दिए गए हैं, मान के संभाल के रखने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए नहीं, संभाल के रखने के लिए।
तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि सभी जत्थेबंदियों को ये पैसे ठीक दिए गए हैं और बाकायदा इसके लिए ऑडिट मीटिंग भी होनी है। 23 तारीख को ऑडिट मीटिंग होनी है और उसमें जी। सभी जत्थेबंदियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि आपको जो पैसे दिए गए वो कहाँ है, अगर आपने यूज कर लिए तो क्यों यूज कर लिए, क्योंकि ये के लिए नहीं है, पैसे किस तरह की यूटिलाइजेशन के लिए, ये संगत का पैसा था जो आपको संभाल के लिए दिया गया था, क्योंकि अगर 1 से 1.5 करोड़ की बात करें बहुत बड़ी अमाउंट है और किसी एक जत्थेबंदी का जो अमाउंट सही नहीं थी तो उसको इक्वली सब में स्प्लिट किया गया था। तो इसको लेके अब 23 तारीख को एक ऑडिट मीटिंग है, उस ऑडिट मीटिंग में ये देखना होगा कि किसके पास एक्चुअल में कितना पैसा है ठीक और है। किसके एलिगेशन सही है या गलत है। जी ठीक है, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए भी यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं जम्मू की खबर की ओर। कश्मीर के कुलगाम में रहने वाली एक महिला शिक्षिका रजनी बाला को आतंकियों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा। रजनी बाला अपने पीछे एक छोटी बेटी छोड़ गई हैं। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि उनकी मौत के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर केंद्र सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि सरकार वहां पर काम कर रहे गैर कश्मीरियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं इस घटनाक्रम के विरोध में कल जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। 32 साल से, न कि 32 साल से 1947 से जो हम कश्मीरी पंडित के साथ सियासती खेल खेला जा रहा है। हम तो यहाँ आए थे काम करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए। अब जो उस टाइम सरकार ने भी हमारे लिए शर्तें रखी थी, उस पे भी हमने बॉन्ड साइन किए थे। हमने बोला था, हमने सोचा था यहाँ पर कश्मीर थे, लेकिन हमें इसमें कोई ये बोलना ही गलत है कि यहाँ पर कश्मीर थे। अभी देखे आज हमारी बहन की उसको गोली से मार दिया गया है। क्या हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे डायरेक्टर साहब को नहीं चाहिए कि अभी सब स्कूल बंद करे? क्योंकि ये एक टीचर की जो अपनी खिदमत देता है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाता है, जिसे हम इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर्स बनते हैं, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बनता है, हमारे बच्चे बनते हैं। कहाँ है वो डायरेक्टर साहब? अभी तो सब स्कूल चल रहे हैं। और ये नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स की साजिश है, क्योंकि उसको बुलाया गया था स्कूल, इनको डीडीओ से बड़ा ये किया था कि आप आइए स्कूल, आप आए, तो उसको वहां पर मार दिया गया। ये सियासती खेल बंद किया जाए, क्योंकि हम 1947 से सफर कर रहे हैं। देखो हमारी एक जनरेशन, सरकार ने हम पे कोई ऐसा नहीं किया हमें नौकरियां देकर। ये एक पैकेज है, खैरियत है ये एक, क्योंकि हमारी एक जनरेशन, जो हमारी मिडिल जनरेशन, वो खत्म हो गई। और जो हमारे एल्डर्स है उसमें 70% खत्म हो गए, क्योंकि आधों को बिच्छुओं ने काटा, सांप ने काटा। तो ये कौन सी सियासत? ये पूरी कश्मीरियत का मसला है। मैं तो भाइयों से भी बोलता हूँ कि उन्हें हमारे साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए और इसका निंदा करनी चाहिए इन किलिंग्स की। मैं तो हर एक बंदे से, जो भी मेजॉरिटी, हम तो माइनॉरिटी है यहाँ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, उनको बोलते हैं कि आप बशाना बशाना में से खड़े हो। ये इस टाइम हम भी आपके साथ हैं, हमें भी दुख है। अमरीन को मारा गया, क्या हमने नहीं रोया? हमने भी रोया। आज हमारी बहन को मारा गया स्कूल में। हमारी टीम वहीं से बहुत मुस्लिम रो रहे हैं इस टाइम वहाँ पे, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, जो उसके साथ जो एम्प्लॉय थे, बहुत रो रहे हैं उसके साथ। क्या कहेंगे उसके हवाले से? सर देखिए, इंसानियत, पहले सबसे बड़ी इंसानियत है। आप देखिए कि ये टारगेट किलिंग्स की जा रही है, लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से आप देखिए कि ज्यादा ही हम कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक शिक्षिका की हत्या के विरोध में कल जम्मू कश्मीर उबलता हुआ नजर आया है। पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह प्रदर्शन देखने को मिले। जी पल्लवी, देखिए प्रदर्शन होना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है कश्मीर घाटी के अंदर, अगर इस माह की बात करें तो अभी तक 7 लोगों की हत्याएं जो है वो आतंकी कर चुके हैं, टारगेट किलिंग कर चुके हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मी हैं और 4 नागरिक जो हैं
वो मारे गए हैं। कल भी एक शिक्षिका थी जो सांबा की रहने वाली थी और पिछले 12 साल से कश्मीर के कुलगाम में वो वहां पर पढ़ा रही थी। और कल सुबह ही जब जैसे ही स्कूल खुला तो पहले से ही घात लगाए आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। आनंद फानन में शिक्षिका को जो रजनी बाला थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। रजनी बाला के पति भी घाटी के अंदर ही अध्यापक हैं और वो वहां पर कार्यरत हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही जब रजनी बाला को उन्होंने खुद छोड़ा है और फिर अपने स्कूल चले गए हैं और उसके बाद उनको फोन किया गया कि आप जल्दी आइए, हॉस्पिटल में कोई काम है। उसके बाद उनको पता चला कि उनकी पत्नी की हत्या हो गई है, अपने पीछे एक बेटी को छोड़ गई है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और खास करके सांबा के अंदर लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हमने अपने परिवार को वहां नौकरी के लिए भेजा है, ना कि हम अपने परिवार की आहुतियां जो हैं वो डालने के लिए वहां भेजा है। तो अगर सरकार जल्दी को कदम नहीं उठाती है तो जो है हम वहां से पलायन कर देंगे। और कहा जाए तो सभी ने मिलकर जो कहा है 24 घंटे के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाती है सरकार तो सामूहिक पलायन वहां से होगा, क्योंकि आए दिन हत्याएं जो हैं वो की जा रही हैं। अगर इस महीने की बात करें तो 7 हत्याएं जो है आतंकी अभी तक कर चुके हैं। हालांकि आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो राज्य की एलजी सरकार है वो जो कर्मचारी हैं वहां पर उनको सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। पल्लवी, बिल्कुल, और लोगों का भी यही कहना है कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो वैसा बताइए। और वाकई में आप जो आंकड़ा बता भी रहे हैं ये बहुत भयावह आंकड़ा है रविंद्र। अब आने वाले वक्त में क्या, क्योंकि सरकार से जब भी आप बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि घाटी में आतंकियों का सफाया लगातार चल रहा है, लेकिन 2 आतंकी मारे जाते हैं उसके अगले ही दिन वो किसी सिविलियन की हत्या कर देते हैं। ऐसा कब तक चल पाएगा? बिल्कुल, देखिए इसी वजह से पल्लवी लगातार यही मांग उठ रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो कर्मचारी हैं वहां पर जो पीएम पैकेज के तहत गए हैं या और भी हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाए। 4000 से ज्यादा लोग जो हैं वो किराए पे रह रहे हैं। 1400 लोग जो हैं वो उनको जो सरकारी आवास है वो दिए गए हैं वहां पर वो रह रहे हैं, लेकिन जो 4000 लोग बाहर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम सरकार क्यों नहीं कर रही है? अगर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है वहां पर तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि उनकी सुरक्षा को मद्देनजर क्यों नहीं रखा जा रहा, उनकी सुरक्षा जो है वो क्यों नहीं दी जा रही है। और आए दिन कहा जाए तो 1 महीने के अंदर जब से 12 मई को जो एक हत्या की थी राहुल भट्ट की, कश्मीरी पंडित की, उसी के ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। उसके बाद से लगातार सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। आतंकी आते हैं, अपने टारगेट किलिंग करते हैं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके बाद उनको ढूंढा जाता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? आम लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि अगर हत्याएं रोकनी है तो सबसे पहले सुरक्षा देनी जरूरी है। पल्लवी, बिल्कुल, शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो कश्मीर के कुलगाम में रहने वाली एक महिला शिक्षक रजनी बाला को आतंकियों ने सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर उबल रहा है और जो गैर कश्मीरी हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप गैर कश्मीरियों को सुरक्षा देने में आखिर इतना नाकाम कैसे साबित हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबर की अब शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के बयान के मुताबिक 2021 से 31% की दर से महंगाई भत्ते में प्रतिमाह की अनुमति दी गई है। प्रदेश कर्मचारियों व पेंशनरों के 3% महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मोहर लग गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त विभाग चंपावत विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के आलोक में निर्वाचन विभाग से परामर्श लेगा। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार था। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर फाइल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी थी। मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने भी डीए की फाइल पर स्वीकृति दे दी। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम उत्तराखंड की खबर के बारे में बात कर रहे थे, जहां हमने आपको जानकारी दी कि सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया है और महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। हाँ, देखिए पल्लवी, जिस तरह से बात की जाए, अब जो सरकारी कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे थे यहाँ पर जो अपने भत्ते की, उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान देते हुए 3% उसको बढ़ा दिया गया है और ये लागू कर दिया गया 2021 से। और उस पर कहीं ना कहीं अब जो राहत वाली खबर है, यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के जो यहाँ पर महंगाई पर जो भत्ता था वो अब करने में मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर पहुंचने वाली, क्योंकि लगातार जो महंगाई की दर है वो बढ़ती जा रही है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है और उन सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा जो सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर है, उसको लेकर के अब इन लोगों में खुशी की लहर है। और सरकार की तरफ से जो कार्य करने की प्रतिबद्धता जो उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड वासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी अमित, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या जिनका रोजगार नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि महंगाई हर किसी के लिए है। सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट नौकरियों वाले और बेरोजगार लोगों को भी राहत देना जरूरी है। देखिए पल्लवी, कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो महंगाई से लोगों को राहत मिले उसको लेकर के, क्योंकि अभी बजट आना बाकी है और हर सेक्टर में, बजट के हर सेक्टर में कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया गया है, सोच विचारे कहीं ना कहीं उस चीज को आगे बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री लगातार सुझाव लिए गए हैं और जो सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं के तहत अगर यहाँ पर काम होता है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे रही है। एक योजना के तहत कहा जा सकता है कि सरकार यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अभी हालांकि सरकारी कर्मचारियों को ये राहत मिली है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी, क्योंकि महंगाई, आपने सही कहा, क्योंकि महंगाई सबके लिए बराबर है और हर वर्ग इससे परेशान है। सरकार ये बात जानती है और अपने ही यहाँ पर जो संसाधन है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए इन सभी चीजों को अगर करती है तो उस पर कहीं ना कहीं आगे जाकर के और लोगों को सहूलियत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत वाली बात है और ये स्टेप बाय स्टेप सरकार अगर आगे बढ़ती है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, बजट की अभी आपने बात की कि बजट अभी आना बाकी है, कुछ जानकारी मिल पाई है कि इस बार कौन से विभाग पर ज्यादा फोकस रहेगा सरकार का? हाँ बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से बजट पेश करने से पहले यहाँ पर जो सरकार ने एक नई पहल की थी, लोगों से राय ली थी, गढ़वाल मंडल में यहाँ पर लोगों से बात की गई, कुमाऊं मंडल के लोगों से बात की गई, उन सभी सेक्टरों से यहाँ पर ध्यान दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी जो संसाधन है, सरकार की आय कैसे बढ़ सकती है, आम लोगों को यहाँ पर सहूलियत कैसे मिल सकती है, कई मुद्दों पर जहाँ पर केंद्र की सहायता चाहेगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र से भी यहाँ पर मदद की बात लगातार सामने आ रही है। तो हर सेक्टर में कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है, जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड वासी लगातार परेशान है। उत्तराखंड की परिस्थिति अगर देखी जाए तो उस तरीके से यहाँ पर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन लगातार हो रहा है। इन सभी सेक्टरों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात लगातार सरकार की तरफ की जा रही है। अब आने वाला बजट ही बताएगा बल्कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया। लेकिन फिलहाल अगर सरकार की मंशा देखी जाए तो हर वर्ग को आराम देने की कोशिश की बात की जा रही है। चुनाव यहाँ मुख्यमंत्री के निपट चुके हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तेजी है वो आगे दिखाई देगी और जो बजट है उस पर कहीं ना कहीं लगातार काम किया जाएगा। अमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला या ऐसा कौन सा इलाका है जिसे इस समय विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है? ठीक है, आप सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता दे रहे हैं, उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, बजट में अलग अलग विभागों को बूस्ट देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ इलाके काफी पिछड़े हैं और वहां पर अभी विकास उतना पहुंच नहीं पाया है जितना जरूरत थी। हाँ देखिए पल्लवी, बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 13 जिले आते हैं, 7 जिले गढ़वाल मंडल पे यहाँ पर आते हैं, 6 जिले कुमाऊं मंडल पे आते हैं और उधम सिंह नगर की और जो यहाँ पर तराई क्षेत्र की अगर बात की जाए, जो जिले के अलावा जो अधिकतर जिले हैं वो सब पहाड़ी में आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं और दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विकास की जो लगातार जो लंबे समय से लोगों को मांग थी, क्योंकि उत्तराखंड बनाने का उद्देश्य लोगों का ये था कि पहाड़ का विकास हो, वो हालांकि अभी उत्तराखंड मिलने के बाद से अभी तक नहीं हो पाया है। अब कहीं ना कहीं सरकार जो
भाजपा सरकार है वो लगातार यही कोशिश करती कि जो योजनाएं हैं सरकार की और जो काम है वो दूर इलाकों में कैसे पहुंचे। उत्तराखंड की यहाँ पर कुमाऊं में कई जिले ऐसे हैं पहाड़ी इलाके जहाँ लगातार विकास की दरकार है और गढ़वाल मंडल में कई जिले ऐसे जहाँ लगातार विकास की दरकार है। उन जिलों में लगातार फोकस किया जा रहा है क्योंकि पलायन उन्हीं जिलों से ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है। इन सभी तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे चल के इसमें लगातार काम किया जाएगा और उसकी कहीं न कहीं हो चुकी है। अब देखना होगा पल्लवी की सरकार जो बातें कर रही है उन बातों पे कितना खरा उतरती है और आम जनता को यहाँ कितनी सहूलियत मिलने जा रही है, पहाड़ी इलाके में रहने लोगों को कितनी सहूलियत मिलने जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ वाकई में लोगों तक पहुंच पा रहा है? अंत्योदय की भावना के साथ अगर सरकार काम कर रही है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी तक जो योजनाएं चला रही है धामी सरकार, उनका लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा हो। देखिए पल्लवी, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो योजना सरकार चला रही है उसको कहीं ना कहीं जो लोग उसके हकदार है उस पर कहीं ना कहीं पहुंचा जाए। यहाँ पूर्व में भी कई प्रकार से जो योजनाएं थी पहाड़ों में लगातार चलाई गई थी और पशुपालन की बात की जाए, यहाँ पर जो रोजगार देने की बात की जाए उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा था। अंत्योदय कार्ड की एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर जो यहाँ पर पात्र नहीं थे और वो लगातार फायदे रहे तो उस पर भी सरकार ने अब कार्ड अपनाया है और उस पर भी लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और जो जनता जिसको दरकार है काम की, विकास की और जरूरत की, उसको कहीं ना कहीं बात करने की, पूरा करने की बात की जा रही है। और जो धामी सरकार का जो पूरा मंत्रिमंडल है उस पर कहीं ना ध्यान दिया जा रहा है और कड़ा रुख भी अपनाया जा रहा है और सहूलियत देने की बात लगातार की जा रही है। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अब यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर की ओर। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर जारी विवाद के बीच नासिक में हो रही धर्म संसद बेनतीजा ठप हो गई है। यह संतों के दो गुटों में जमकर बहस हुई और मामला इस कदर बढ़ा कि एक संत ने वहां रखे पत्रकारों के माइक से आयोजक पर हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद धर्म संसद को बीच में ही रद्द कर दिया गया। नासिक के अजनेरी गांव में हुई इस धर्म संसद की शुरुआत भी हंगामेदार थी। शुरू में धर्म संसद में बैठने को लेकर संतों के बीच में विवाद हुआ। असल में किष्किंधा में प्रभु हनुमान के जन्मस्थान का दावा करने वाले और इस संसद के आयोजक महंत गोविंद दास एक भगवा कुर्सी पर बैठे थे। शास्त्रार्थ में शामिल होने आए संतों के लिए जमीन पर बैठने का इंतजाम था। इसी बात से नासिक के संत नाराज हो गए और उन्होंने उस धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया। कैसे हुआ, कौन सा तिथि में हुआ, ये से भी हम संपूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणों के साथ जाना चाहिए। अभी जहाँ किष्किंधा में हनुमान जी का जन्मभूमि में जो अनेक अभिवृद्धि कार्य चालू हो गया, तब अनेक जगहों में कुछ लोग भी ये भी प्रस्ताव रखना शुरू किया कि हनुमान जी का जन्म नासिक अंजनेरी में हुआ। कुछ लोग
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे नासिक के धर्म संसद के बारे में। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के बाद और हनुमान जी की जन्मस्थली को लेकर कहीं कहीं विवाद किया गया है और लगातार यह मांग की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आखिरकार हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, जो कि महाराष्ट्र, औरंगाबाद के बाद फिर कर्नाटक, तेलंगाना सहित झारखंड में यह दावा किया गया है कि हनुमान की जन्मस्थली यहाँ पर है, लेकिन असलियत में जन्मस्थली कहाँ, इसको लेकर लगातार विवाद चला हुआ है। लिहाजा गोविंदाचार्य महाराज जी लगातार हनुमान जी का रथ यात्रा लेकर पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल उनका दावा है कि वह किन्नर से लेकर यानी कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक रथ यात्रा करेंगे, लेकिन यह यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक यह पता नहीं लग जाता कि आखिरकार हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है। उसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ। सत्य प्रकाश, जानकारी मिल रही है कि नासिक की जो ये धर्म संसद है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। संतों के दो गुटों में आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि संसद को रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद चल रहा है, एक दूसरे के आमने सामने की लड़ाई होने लगी है। इस धर्मसंकट के बीच में महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि सरकार द्वारा जानबूझकर यह बरगलाने का काम है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार को देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर विचार करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। लोगों से अपील है कि इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से न ले। हालांकि हनुमान जी की जन्मस्थली कहाँ है यह कोई विवाद नहीं है, यह जानकारी के विषय है। आगे वाले समय में इसकी भी जानकारी निकाली जा सकती है, लेकिन इससे विवाद न करें। बिल्कुल, लगातार इस तरह के धार्मिक विवादों को तूल दिया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन धार्मिक विवादों को लेकर धर्म संसद लगाना क्या सही है, क्योंकि इस तरह की धर्म संसदों में कुछ इस तरह के बयानों का इस्तेमाल होते हैं जो आगे चलकर सिर्फ विवाद का कारण बनते हैं और धार्मिक उन्माद पैदा होता है। बिल्कुल, देखिए हनुमान जी आज के नहीं है, हनुमान जी वर्षों जन्म ऐसे में हनुमान जी के जन्मस्थली को लेकर आज ही ये बात होने लगी है। देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे में एक बार नया स्वागत थोड़ा महाराष्ट्र हो गया है हनुमान जी के जन्मस्थली को लेकर। कुछ लोग कहते हैं शिमला में हनुमान जी के जन्मस्थली है, कुछ लोग कहते हैं जन्मस्थली हनुमान जी, कुछ लोग कहते हैं कर्नाटक में है, कुछ लोग कहते हैं गुजरात में है। तो जाहिर तौर पर एक सवाल है आखिरकार हनुमान जी जन्मस्थली कहाँ है, लेकिन विवाद का बनाते हुए लोग धर्म अध्ययन करके यह जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल लगातार एक दूसरों के साथ खड़े होकर या उनको पीछे में सपोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है, इससे भी एक मुद्दा बनाया जा सकता है। वो बड़ी बात है, इसको लेकर कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मंत्री ने लोगों को बताया है कि इसे मुद्दा न बनाते हुए इससे धर्म का नाम देकर अपनी अपनी जानकारी निकाले और कोई विवाद न पाए। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर जारी विवाद के बीच नासिक में हो रही धर्म संसद बेनतीजा ही ठप हो गई। यहां संतों के दो गुटों में जमकर बहस हुई और मामला इस कदर बढ़ा कि एक संत ने वहां रखे पत्रकारों के माइक से आयोजक पर हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद धर्म संसद को बीच में ही रद्द कर दिया गया। नासिक के अजनेरी गाँव में हुई इस धर्म संसद की शुरुआत भी हंगामेदार थी। शुरू में धर्म संसद में बैठने को लेकर संतों के बीच विवाद हुआ। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।